वैसे तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, मगर एक पहलू ऐसा भी है जो बड़ी मज़ेदार है, जिस पर अभी बात हुई नहीं है। वो है पाले बदलने वाला पहलू। जी हाँ, इस चुनाव में कम से कम मैं आज आपको 7 से 8 एग्जाम्पल ऐसे दूंगा, ऐसे उदाहरण दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। मात्र 4 या 5 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त लोग कुछ और बोल रहे थे, आज वही लोग कुछ और बोल रहे हैं। उस वक्त लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, आज वही लोग साथ खड़े हैं। उस वक्त कुछ लोग साथ खड़े थे, आज वो खिलाफ खड़े हैं। उसमें से कुछ ने जब किसी पार्टी की जमानत तब जब्त करवा दी, आज उसी पार्टी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। तो बड़े मजेदार आपको ये एपिसोड रहने वाला है। शुरुआत करेंगे उमेदाराम और हरीश चौधरी से। इनका जिक्र इसलिए क्योंकि ये बड़े जिगरी तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उमेदाराम बेनीवाल चुनावी मैदान में हैं और हरीश चौधरी उनका पूरा प्रबंधन संभाले हुए बायतू विधायक। मगर चर्चा इस बात की कि मात्र 4 या 5 महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले कर रहे थे, सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे थे, आरोप भी बड़े गंभीर। मगर अब दोनों दोस्त हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले तराने गुनगुनाए जा रहे हैं। दोनों साथ साथ नजर आते हैं, कई बार गोविंद सिंह डोटासा अंदाज में कहीं ना कहीं हाथ और पैर थिरकते भी दिख जाते हैं। कुल मिलाकर मामला अब एक जोड़ी हम साथ साथ है की तरह दिखने की कोशिश हो रही है। तो ये भी राजनीति के रंग है। 2 नाम ऐसे और भी है जिनकी विधानसभा चुनाव में अलग चर्चाएं थी, बड़ी लोकप्रिय चर्चाएं थी, आज उनकी अलग बातें बन रही है। वो होते हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो कि निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में है, और उनके विधानसभा के दौर में सबसे परम मित्र के तौर पर प्रचारित किए गए अशोक गोधारा। कहा जाता था कि अशोक गोधारा सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं अशोक गोधारा के जिम्मे हैं। बड़ी बेहतरीन तरीके से उनके विजुअल्स आए थे। जब चुनाव के बाद, जीत के बाद अशोक गोधारा जा रहे थे तो गले मिलते हुए नजर आए थे। बड़ी उनकी तारीफों और उनकी बधाइयों के दौर उस वक्त सोशल मीडिया पर चले थे। अलग अलग चर्चाएं उन दोनों की दोस्ती को लेकर उस वक्त होती थी। मगर इस बार जब विधानसभा के चुनाव में वो गाड़ी रविंद्र सिंह भाटी की चलाते दिखाई देते थे, लोकसभा चुनाव आते आते अब गाड़ी कैलाश चौधरी की चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो भी अब रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़े नहीं हैं, अब वो कैलाश चौधरी के साथ खड़े हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी अलग खेमे में चले गए हैं। तो ये भी एक ऐसी जोड़ी है जो उस वक्त बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ी थी, आज एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। खिलाफत के इस दौर में कुछ और भी जिक्र है। उसमें अमीन खान और फतेह खान को कैसे भूल सकते हैं, फतेह मोहम्मद को, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब कांग्रेस की तरफ से अमीन खान को टिकट मिला था, प्रत्याशी बनाया गया था। फतेह मोहम्मद उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, और कहा जाता है कि जो ये परिणाम बड़े अप्रत्याशित वहां से आए हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल फतेह मोहम्मद का रहा। अमीन खान की हार का सबसे बड़ा कारण फतेह मोहम्मद रहे। तब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे ये कांग्रेस के। तो कमाल की बात है ना कि उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी के ये खिलाफ खड़े हुए थे। आज स्थितियां इतनी बदल गई है कि अमीन खान तो अनमने नजर आते हैं और मंच से फतेह मोहम्मद की ये बातें सुनाई देती है कि अब कांग्रेस को जिताना है, अब कांग्रेस की नैया को पार लगाना है, अब कांग्रेस के लिए वोट मांगने हैं। और कहीं कहीं वो अमीन खान को भी कहते दिखाई देते हैं कि अरे छोड़िए सब कुछ, आइए पार्टी को जिताइए। तो कमाल की बात है ना, जो कल खुद पार्टी को हरा रहे थे, आज वो पार्टी को जिताने की बातें कर रहे हैं। अमीन खान जो कल कांग्रेस की चर्चाएं कर रहे थे, आज थोड़े अनमने दिखाई देते हैं। यही राजनीति के रंग है। इन राजनीति के रंगों में रविंद्र सिंह भाटी की भी एक बार पुनः चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब वो शिव का मैदान जीते थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे। वापस बोले थे कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर ये साथ ज़्यादा दिन निभा नहीं। ऐसा लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी को भी भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती ज़्यादा रास आती नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं, जुमा 4 दिन उसमें रहते हैं, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद पुनः भाजपा वालों को तक कहते हैं कि हम आपकी रीति नीति में विश्वास करते हैं, अब हम साथ काम करने की कोशिश करेंगे, मगर फिर वापस एक बार निर्दलीय के तौर पे मैदान में है। तो ये राजनीति में बातें बनती बिगड़ती रहती है। इन बातों के ज़्यादा मायने निकाले जाने नहीं चाहिए। कुछ बातों के मायने बाड़मेर से भी निकले थे। जब बाड़मेर के विधानसभा चुनाव में प्रियंका चौधरी लगातार भाजपा से टिकट मांग रही थी। भाजपा से टिकट मांगते हैं जब टिकट की जब लड़ाई होती है ना, तो सभी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि बिल्कुल पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ खड़ा रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें होती है। मगर टिकट घोषणा के बाद बातें बदल जाती हैं। प्रियंका चौधरी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी, टिकट कट जाता है,
निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाती है। और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर इस कदर का, इस कायदे का इतना मजबूती से वो चुनाव लड़ती है कि वो ना केवल वो चुनाव जीतती है बल्कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। बताया जाता है कि मात्र 5 या 6 हज़ार वोट भारतीय जनता पार्टी, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, मात्र 5 या 6 हज़ार वोटों पर उनका एक प्रत्याशी एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से रह जाता है जिस पूरे के पूरे मरुभूमि को भाजपा के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, जहां लोकसभा के सांसद उनके केंद्रीय मंत्री हुआ करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका चौधरी ने तब भाजपा को हरा दिया था। आज वही प्रियंका चौधरी कैलाश चौधरी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर भाई बहन की ये जोड़ी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। कैलाश चौधरी के लिए प्रियंका चौधरी वोट मांगती नजर आ रही है। यह भी राजनीति के रंग है। राजनीति के रंगों की चर्चाएं करें और हनुमान बेनीवाल को भूल जाए, ये होता नहीं है। मारवाड़ की राजनीति के रंगों में हनुमान बेनीवाल के बिना सब कुछ अधूरा है। तो हनुमान बेनीवाल भी आज से 4-5 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब आरएलपी के लिए वोट मांग रहे थे। और आरएलपी से वोट किसके लिए मांग रहे थे? वो बायतू में उम्मीदवार बेनीवाल के लिए। अब एक स्टेटमेंट उनका आया है जो जालोर में शायद उन्होंने बोला है, ये कहा है कि मैं हर उस जगह जाऊंगा जहां मेरी इच्छा होगी, जहां प्रत्याशी को मैं चाहता हूं कि उसका मत और समर्थन किया जाए, मगर अब मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरा मन नहीं है। अखबार की सुर्खियाँ यह भी बताती है कि बाड़मेर को लेकर उन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए हैं कि बाड़मेर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरी पार्टी को तोड़ दिया गया है, षड्यंत्र किए गए हैं। तो कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल जो 5 महीने पहले मजबूती से उम्मीदवार बेनीवाल के लिए वोट मांग रहे थे, आज उनकी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, इसके बावजूद वो उम्मीदवार बेनीवाल के लिए वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। तो यह भी अपने आप में कमाल का विषय है कि जो दो दोस्त बड़ी मजबूती से एक पार्टी के कद्दावर चेहरे हुआ करते थे वो बाद में अलग हो जाते हैं। पार्टियों के गठबंधन तो हो जाते हैं मगर लगता है कि उम्मीदवार और हनुमान बेनीवाल वाला गठबंधन अभी तक मजबूती से वापस बन नहीं पाया है। उसमें तलखियाँ और तेवर बरकरार हैं। यह भी राजनीति के रंग हैं। राजनीति के रंग यह भी है जिसमें कि अब नाम मानवेंद्र सिंह जसोल का भी आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि मानवेंद्र सिंह जसोल भी जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। हालांकि चुनाव वो विधानसभा का लड़े, वो हार गए। सिवाना में उन्होंने कांग्रेस के चेहरे के तौर पर भाग्य आजमाया। वो वहाँ वोट मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए मांग रहे थे। मेरे ख्याल से वहाँ शिव और उस क्षेत्र में भी उनका जो प्रभाव है वो प्रभाव की कांग्रेस के लिए उस वक्त बड़ा ही फायदे का सौदा रहने की कोशिश की होगी। ऐसी प्रयास किए होंगे कि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के पक्ष में कुछ स्थितियाँ परिस्थितियों को लेकर आ जाए, मगर अब हालात बदल गए हैं। मात्र 5 महीने बाद अब मानवेंद्र सिंह के गले में कांग्रेस के गमछे नहीं भाजपा की इकलई नज़र आती है। और अब भाजपा के उन दुपट्टों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत का विश्वास दिखाते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आज से 5 महीने पहले कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे वो आज भाजपा की पैरवी कर रहे हैं। यही राजनीति के रंग हैं और ये रंग बाड़मेर में बड़ी भारी भरकम, बड़ी थोक के भाव दिखाई दे रहे हैं। इन रंगों से हम क्या समझे क्या ना समझे यह तो कहना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जब राजनीति में तमाम राजनेताओं के अपने अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ आते हैं वो स्वार्थ सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होते हैं। वो उन स्वार्थ की उन स्थितियों को देखते हुए अपने फैसले लेते हैं, फैसलों को वो जायज़ भी ठहराते हैं। बाकी आज तक कोई ये ना बता पाएगा कि रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद पुनः निर्दलीय चुनाव की लड़ते हैं। आज तक कोई ये ना बता पाएगा कि हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल एक दूसरे के खिलाफ इतना आरोप लगाकर आज एक दूसरे की तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हैं। कोई यह भी ना बता पाएगा कि आखिर 5 महीने पहले मानवेंद्र सिंह भाजपा के खिलाफ खड़े थे, 5 महीने पहले प्रियंका चौधरी भाजपा के खिलाफ खड़ी थी, आज वो उन्हीं के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो कोई शायद यह भी ना बता पाएगा कि आखिर गठबंधन के बावजूद बेनीवाल बाड़मेर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो शायद बात अमीन खान और फतेह मोहम्मद तक भी पहुंचेगी कि जिसमें यह नहीं कहा जाएगा कि पार्टी के साथ खड़े रहने का ज्ञान 5 महीने पहले अमीन खान दे रहे थे, आज उसी ज्ञान की बरसात फतेह मोहम्मद के मुंह से होती नज़र आ रही है। कुल मिलाकर समझना सिर्फ इस बात को है कि हम सभी भी, आप सभी समर्थक, राजनीति से जुड़े हुए लोग कभी भी अपने संबंधों को इन तमाम राजनीतिक स्थितियों परिस्थितियों के लिए खराब ना करें। कभी भी अपने किसी साथी के साथ ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल ना करें। कभी किसी सोशल मीडिया पर किसी
स्तरहीन बहस में ना पड़े जहां आपको आपके शब्दों के लिए शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि ये नेता तो समय के अनुसार अपने पाले बदल देंगे, आप अपने शब्दों के लिए सदैव शर्मिंदगी महसूस करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।